हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। इस वीडियो में हम पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं हैं? तो पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इन चारों में से शुक्र का उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, एक बुध है और दूसरा शुक्र है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ये इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, भूमंडलीय तापन के दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है, दूसरा गैर प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक तौर पर सौर ऊर्जा प्रभाव से वाष्पीकरण के कारण पृथ्वी जो है गर्म होती है, लेकिन गैर प्राकृतिक तरीकों से जैसे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करते हैं। और परंतु इनमें सबसे मुख्य कारण है CO2 में वृद्धि होना, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य को आदर्श घोषित करता है? इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राज्य के इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उपबंध करते हैं, और यह अनुच्छेद इस 36 से लेकर 51 तक जो है भाग 4 में इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, और इनका उद्देश्य होता है राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन मनोनीत करता है? लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो लोक लेखा समिति है वो सबसे प्राचीन समिति है, और जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति होती है वो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया है। ठीक है, जब किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आर्टिकल नंबर 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। इसमें पहला है अनुच्छेद 162, ये जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख मिलता है, और आर्टिकल नंबर 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के वर्णन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके ऑप्शन नंबर 1 है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ये सभी विवाद जो है परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और उपराष्ट्रपति, इनमें से किन तीन को मिलाकर संसद जो है मिलकर बनती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों को मिला के हमारी संसद बनती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक तरफ राष्ट्रपति दिए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ उनकी अवधि बताई गई है। तो फर्रुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 1974 से 1977 के बीच में रहा था। एन संजीवा रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 के बीच रहा था। वी गिरी का कार्यकाल
1969 से लेकर 1974 के बीच रहा था। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2, 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में किया था। और इंदिरा साहनी वाद का जो है उसमें पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण से रुदल शाह का वाद जो है, ये जो सी ऑप्शन है रुदल शाह का वाद, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। और शंकरी प्रसाद का वाद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं और यह 51वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और उनके कारण दिए गए हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। और कारण बताया गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली नृजातीय लिंग हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों को के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। इसमें कथन और कारण दोनों सही बताए गए हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो इसमें उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपालों को उनके पद की शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसमें बोला है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ऑप्शन है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, या फिर सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से कार्यकाल, पंचायत के कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है आने वाले दिनों को मिला के 5 वर्ष तक। ठीक है, और अनुच्छेद 243(2) के अनुसार सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल उनके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रथम अधिवेशन होता है, पहली जो बैठक होती है, उस डेट से जो है आने वाले समय में 5 वर्ष तक उसका निर्धारण किया जाता है। और यहाँ पे लिखा है विघटन की स्थिति में 6 माह की अवधि के अवसान से पूर्व करा लिया जाएगा। ठीक है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत निर्वाचन हेतु किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायत के निर्वाचन हेतु नियुक्त करते हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243(ट) के अंतर्गत दिया गया है। और इसका कार्य होता है जो नियुक्त की जाती है राज्य निर्वाचन आयुक्त की, उसको कौन कौन से कार्यभार सौंपे जाते हैं? तो उसको पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली को तैयार करवाना, सभी निर्वाचनों का संचालन करना, पंचायत के सभी निर्वाचनों का संचालन करना और इसके साथ ही निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना इसके कार्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? तो नगर पालिकाओं का गठन किया गया था संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, और ये जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। तो भारतीय संविधान के भाग 9 है उसमें संविधान के 73वें तथा भाग 9 को जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ये जोड़े गए थे। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है?
तो इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। इसमें धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, गलत जो है उसको चूज करना है। पहला ऑप्शन है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। और डी ऑप्शन है, ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। तो इसमें जो है पंचायत की संरचना से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे कुछ जो है उसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान का अनुच्छेद जो 243 ख है, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन की बात की गई है। परंतु जिन राज्यों में 20 लाख से अधिक या 20 लाख से कम, वहाँ मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और जबकि इसमें जो 243 ग है, पंचायतों की संरचना के बारे में नियम बनाने का अधिकार विधानमंडल का होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर, इसमें सारे ही जो ऑप्शन है वो सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। सामुदायिक विकास के रूप में जो पहला स्थापित कार्यक्रम है वह है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह जो है 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला स्थापित कार्यक्रम है। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा को 2 अक्टूबर 1953 को प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन में एक साइड समितियां दी गई हैं और वहीं दूसरी साइड उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पद्धति के बारे में सुझाव दिया था और अशोक मेहता ने द्विस्तर पद्धति के बारे में सुझाव दिया था। वहीं LM सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में बताया और GVR राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके के बारे में बताया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति और GVR राव के द्वारा यहाँ पे पद्धति के तरीकों में सुधार के बारे में उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में गांधी के संदर्भ में सही कथन पूछा है। तो इसमें लिखा है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ऊपर के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो हरिजन का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया था पुणे से। ठीक है, पुणे आज के समय में पुणे, तो वहाँ से जो है इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ये प्रकाश वर्ष कहलाता है। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी को नापने की इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं, क्यों होती हैं। तो तरुणों में उच्चतर और वृद्धों में न्यूनतम होती हैं, यानी कि जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वृद्धों में सबसे कम इसकी आवश्यकता होती है और जो वयस्क होते हैं, तरुण होते हैं, उसमें प्रोटीन की आवश्यकता उनके शरीरों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ये शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। इनमें शरीर की वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत, मांसपेशियों का निर्माण होता है और तरुण व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकता अधिकतम तथा वृद्ध व्यक्तियों में उसकी न्यूनतम होती है। मृग तृष्णा उदाहरण है। ठीक है, तो मृग तृष्णा किसका उदाहरण है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट यहाँ पे एक साइड एसिड दिए गए हैं और दूसरे साइड उनके जो है सोर्स दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन जो है आपको चूज़ करना है। तो जो एसिटिक एसिड होता है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, और ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है मक्खन में, और साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, और जो विटामिन होते हैं वे विटामिन का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है। ये रोग प्रतिरोधक तथा शरीर के सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। और इनके यहाँ पे सोर्स दिए गए हैं। सिर्फ विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण ही मानव शरीर में हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों ही होती हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानव जीवन के लिए हानिकारक होती है, परंतु पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिन पर जीवधारियों का भी जीवन निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स मूलतः होते हैं। तो एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं? प्रोटीन के होते हैं, और ये शरीर के विभिन्न अवयवों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? ठीक है, तो इसमें आर्टिकल नंबर 123 जो है 123, इसके द्वारा भारतीय संविधान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही आर्टिकल नंबर 356 यह राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है कि जो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 200 राज्य के विधेयक पर अनुमति, और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान इसमें उल्लिखित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का प्रावधान निम्न में किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? तो राज्य और केंद्र के मध्य वित्त का विभाजन वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, और यह आर्टिकल नंबर 280 में उल्लिखित है। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही संघ तथा राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमन का बंटवारा किया जाता है। भारत के संचित निधि से राज्यों द्वारा दिए जाने वाले सहायता अनुदानों का निर्धारण भी किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।